हायर परचेज कैलकुलेशन पार्ट समाओ यहाँ तक हम क्लियर हैं कि सर कैश प्राइस या इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का अवेलेबल नहीं है तो उनकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स और केसेस के साथ उन सारी सिचुएशंस को गो थ्रू कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन अकाउंटिंग पार्ट। हम सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। यदि आपका बेसिक है, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है, तो अकाउंटिंग इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। तो हायर परचेज की अकाउंटिंग के लिए वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज एक मेथड कहते हैं जिसे हम सेल्स मेथड, और एक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। Sales method and interest suspense method. There are two methods, sales method and interest suspense method. सेल्स मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सेल्स मेथड का मतलब नाम से बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो उससे शायद माइंड में चला जाएगा। दो चीजें, वन इज हायर परचेजर, इज हायर वेंडर। वेंडर इज सेलिंग द, और वेंडर जो गुड सेल कर रहा है इज जस्ट लाइक इट इज गुड्स टू, अपना माल बेच रहा है ना। तो इधर ही सेलिंग cash or in credit or in hire purchase system, it is sales to him. And if he will consider it hire purchase sale as sales, the sales method, तो उसको सेल्स मान रहा है। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। he is considering the sales under hire purchase system as credit sales. अब क्रेडिट सेल्स होती है तो क्या होता है सर? क्रेडिट सेल्स होती है तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, फिर डेटर से पेमेंट आता है। अभी हमें डेटर से पेमेंट लेट आ रहा है और हम डेटर्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होती है? इनकम होती है। बस हो गया खत्म। यही तो मेथड। द परचेज सेलर इज सेलिंग द गुड्स, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ सेलिंग द गुड्स? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फाइन, डेटर की जगह हम लिख देंगे हायर परचेज डेटर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर का नाम होता है ना, तो हायर परचेजर का नाम आ जाएगा। as you will receive the cash payment, either down payment or installment payment, what entry will be there? Cash account debit, hire purchaser. Fine. If interest is due, interest income है बाबू, hire purchaser account interest। वही बोला ना, जनरल बेसिक अकाउंटिंग से कुछ भी नहीं है, हो जाएगा अकाउंटिंग। इंटरेस्ट किससे मिलने वाला है? हायर परचेजर से। हायर परचेजर को डेट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देते हैं, तो हायर परचेजर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट आएगी, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, इंटरेस्ट ड्यू होगा परचेजर टू इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट परचेजर, एंड देन उस इंटरेस्ट इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। खेल खत्म हो गया, अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हायर परचेजर की बुक में। है कुछ? कुछ भी नहीं है। तो पहले तो सीधा दो पार्टी सेल्स मेथड, हायर परचेजर, हायर वेंडर। मैं पहले हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री करता हूँ, या दोनों की बुक्स में हम साइमल्टेनियसली एंट्रीज कर लेते हैं सिचुएशंस लेके। सेल्स मेथड, परचेजर, वेंडर। परचेजर एंड वेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स। सेल्स हुआ, सेल्स हुआ तो परचेजर क्या एंट्री करेगा और सेलर क्या एंट्री करेगा? परचेजर परचेज कर रहा है। अच्छा चलो पहले परचेजर की बात भी तो कर लेते हैं सर। वेंडर की बात तो कर लिया आपने, सेलर की बात कर लिया, परचेजर की बात भी कर लेते हैं परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एंट्री समझना इजी हो जाए। परचेजर के लिए क्या हो रहा है सर? परचेजर के लिए क्या हो रहा है सर? वो परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहा है?
असेट परचेज कर रहा है, वो असेट परचेज कर रहा है। अब यहां कुछ चीजें क्लियर करके चलते हैं। ही इज परचेजिंग असेट, तो असेट पूरा पेमेंट करके परचेज कर रहा है? नहीं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा सर। तो पेमेंट यदि इंस्टॉलमेंट में करेगा तो पूरी असेट को वो परचेज के टाइम पे डेबिट करेगा? हाँ सर, असेट क्रेडिट में खरीद रहा है ना, असेट टुकड़ों में नहीं खरीद रहा है। असेट तो पूरी खरीद रहा है, पेमेंट टुकड़ों में कर रहा है। तो खरीद पूरी रहा है तो असेट पूरे अमाउंट से डेबिट होगी। जैसे मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू टू क्रेडिटर, टू हायर वेंडर, जिससे भी वो खरीद रहा है उसको क्रेडिटर बना लेगा अपना। अब जैसे वो पेमेंट करेगा, एंट्री डाल देगा, पेमेंट किया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट दे देते हैं, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर इंस्टॉलमेंट दी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर, फिर इंस्टॉलमेंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म। नाउ एक पॉइंट आता है यहाँ पे, इंटरेस्ट तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस किधर जाएगा, P&L में। क्या ये मशीन सब्जेक्ट टू डेप्रीशिएशन है? क्या ये असेट जो परचेजर ने खरीदी है उस पे वो डेप्रीशिएशन चार्ज करके क्लेम कर सकता है? लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, लीज अकाउंटिंग, उसमें भी बोला हुआ है, उसमें क्लियरली इन्फॉर्म किया हुआ है कि हायर परचेज सिस्टम पे जो आपने असेट परचेज की है उस पे आप डेप्रीशिएशन क्लेम, क्योंकि डेप्रीशिएशन क्लेम होता है, क्लेम का परमिशन होता है जो असेट को यूज करता है, जिसके पास पोजीशन होता है। तो उसने पोजीशन ले लिया, असेट यूज कर रहा है, वो डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकता है। तो एंट्रीज में कोई डाउट हो गया? मेथड खत्म मेरा। सेल्स पे एंट्री, परचेजर क्या एंट्री करेगा, मैं यहां पे सेल ना लिख के एग्रीमेंट लिख रहा हूं, HP एग्रीमेंट। HP एग्रीमेंट का मतलब पोजीशन, पोजीशन ट्रांसफर हो गया, असेट का पोजीशन ट्रांसफर हुआ और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। तो इसके लिए असेट डेबिट टू वेंडर, और इसके लिए परचेजर डेबिट टू सेल्स। क्या ख्याल है इस एंट्री के बारे में? क्लियर? फिर क्या होगा? हाँ, उसमें हायर परचेजर और हायर वेंडर हो रहा है तो वो ध्यान रखिएगा, लेकिन अब मेरे पास हायर वेंडर और हायर परचेजर का नाम दिया होगा तो मैं नाम ही लिखूंगा ना सीधा। ठीक, अभी क्या होगा, कैश डाउन पेमेंट, पहला स्टेप यही होता है सर, पहला स्टेप होता है डाउन पेमेंट आता है। डाउन पेमेंट आया और परचेजर ने डाउन पेमेंट किया, वेंडर के पास डाउन पेमेंट आया, परचेजर पेमेंट कर रहा है किसको, वेंडर को। पेमेंट करने की एंट्री कर दो सर वेंडर को, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। और हम बड़े हो गए, तो हमें पता है कि कैश जनरली होता नहीं है, बैंक से होता है, चेक देने पड़ते हैं। और वेंडर एंट्री करेगा, उसके पास पेमेंट आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू HP परचेजर। फिर क्या होगा सर, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू पहले ड्यू करेंगे। परचेजर के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसेस एंड वेंडर के लिए इट इज एन इनकम, तो ये एक्सपेंसेस की तरह डेबिट कर देगा, इंटरेस्ट डेबिट टू HP वेंडर, और ये HP परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फाइन, अभी क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, अब होगा इंस्टॉलमेंट।
अब होगा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, HP वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने पेमेंट कर दिया और इसने पेमेंट रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू HP परचेजर। नेक्स्ट क्या होगा सर? ईयर एंड है, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया, इस इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफर कर देंगे और डेप्रीशिएशन चार्ज कर देंगे, डेप्रीसिएशन। Who will charge the depreciation? Purchaser. Entry. Depreciation account debit to assets. वेंडर की एंट्री कुछ नहीं, ट्रांसफर एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन। और ये क्या करेगा? और इसी के साथ एंट्रीज खत्म। बहुत इजी सा मेथड, कुछ भी नहीं किया हमने, किया ही क्या है, सिंपल सेल का एंट्री, क्रेडिट में गुड्स सेल करने का एंट्री किया है और परचेजर की बुक में क्रेडिट में असेट परचेज करने का एंट्री किया है। तो यहां तक एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू, नथिंग। बट प्रॉब्लम शुरू होती है डिफॉल्ट से, प्रॉब्लम शुरू होती है डिफॉल्ट के साथ। अभी हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में डिफॉल्ट कमिट कर दे तो क्या होगा? हायर परचेजर डिफॉल्ट कमिट कर दे तो क्या होगा? सर डिफॉल्ट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट पे क्या होगा? हायर परचेज सिस्टम में डिफॉल्ट के केस में असेट्स को रीपजेस करने की परमिशन है, तो डिफॉल्ट में होगा रीपजेशन। डिफॉल्ट में होगा रीपजेशन। और अब यहां डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। रीपजेशन, व्हाट इज रीपजेशन? सर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, वेंडर ने फोन किया, भाई दे दे यार, समझ पता है तेरे को, उठा के लेके जाऊंगा असेट, हाँ बस शादी के लिए लोन मत ले लेना। नहीं शादी के लिए लोन मत ले लेना। तो रीपोजिशन, अभी रीपोजिशन के अभी लेट समझ में आया, वो 3 साल बाद लोन रीपे नहीं करेगा जानबूझ के, बोले ले जा। बोले हायर परचेज सिस्टम पे लूंगा लोन भी, इंस्टॉलमेंट पे नहीं लूंगा। तो रीपोजिशन के लिए मतलब वेंडर ने कॉल किया, सर पेमेंट, परचेजर सेज नहीं है, तो वेंडर उसकी असेट को रीपोजेस कर लेगा, यानी टेक ओवर कर लेगा, उठा के लेके जाएगा, गाड़ी व्हीकल जो भी हमने परचेज किया है। अब इस रीपोजिशन में 2 केसेस बनते हैं, रीपोजिशन में 2 केसेस बनते हैं, एक होता है फुल रीपोजिशन, एक होता है पार्शियल रीपोजिशन। फुल रीपोजिशन, पार्शियल रीपोजिशन। फुल रीपोजिशन का मतलब पूरी असेट तो पूरी रिपोजेस होगी बेटा, पार्ट में नहीं हो सकती। तो पार्शियल रिपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी मशीन में से इंजन निकाल के ले गया और बाकी छोड़ गया है, गाड़ी खरीदी है तो टायर निकाल के ले जाए और इंजन छोड़ जाए। तो फुल रिपोजिशन का मतलब इफ यू परचेज अ सिंगल असेट एंड देन कंप्लीट असेट विल बी रिपोजेस्ड। लेकिन यदि आपने एक से ज्यादा खरीदी है, लाइक कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने 4 ट्रक हाई परचेज सिस्टम पे लिए और वो इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में वो नेगोशिएट करके ये बोल सकते हैं कि सर 4 ट्रक का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूं,
बोले अच्छा 2 का दे सकते हो? बोले हाँ 2 का तो दे सकता हूँ, इतना ही कैश है, इतना ही पेमेंट है। तो वो 2 ट्रक रीपोजेस कर लेगा, 2 आपके पास छोड़ देगा, चलो 2 की इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू करो, 2 मैं लेके जा रहा हूं। तो दैट इज नोन एज पार्शियल रीपोजेशन। एक हो गया फुल रीपोजेशन और एक पार्शियल रीपोजेशन। सिंगल असेट विल बी देयर तो डेफिनेटली फुल रीपोजेशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है पार्शियल। लेकिन एक से ज्यादा असेट्स यदि अपने एचपी सिस्टम पे अक्वायर की है, खरीदी है, तो आपका पार्शियल रिपोजिशन भी हो सकता है। तो पहली तो चीज हुई टाइप ऑफ पोजीशन, 2 तरह का रिपोजिशन हो गया। अब रिपोजिशन पे सिचुएशन क्या बनेगी, जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सिचुएशन क्या बनेगी, वेंडर आया, सपोज आपने एक कार खरीदा एचपी पे और उसका 10 इंस्टॉलमेंट था, 5 आप दे चुके हो, तो आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो आपकी बुक्स में असेट भी होगी और आपकी बुक्स में वेंडर भी होगा। असेट साइड पे होगी, बुक वैल्यू पे, जिसमें से डेप्रीशिएशन माइनस हो चुका होगा। वेंडर लाइबिलिटी साइड पे होगा और उसका ड्यू पेमेंट वहां पे आपने शो किया हुआ होगा, पेंडिंग जितना आपको देना है। अभी वेंडर का पेंडिंग पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो वेंडर आपकी बैलेंस शीट में आके आपकी असेट से अपना पेंडिंग पेमेंट रिकवर कर रहा है। तो ही इज जस्ट टेकिंग ओवर द असेट एंड सेटिंग ऑफ हिज ड्यूज। तो जब मैं वेंडर का पेमेंट करता हूं तो मैं एंट्री करता हूं वेंडर टू बैंक। अभी मैं वेंडर का पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन क्या करके, अपनी असेट देके सर ले जाओ, नहीं संभल रहा है, पेमेंट नहीं कर सकता, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर टू असेट। दैट्स ऑल, सिंपल, वेंडर टू असेट। अभी वेंडर असेट ले गया, बट अब प्रॉब्लम ये है, क्या क्या वो आपको पेमेंट करेगा? नहीं सर, कुछ नहीं करेगा। जो पेमेंट ड्यू था, उस ड्यू पेमेंट के अगेंस्ट में तो असेट लेके जा रहा है, खत्म हो गया सर। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि वेंडर का ड्यू पेमेंट अलग हो और असेट का बुक वैल्यू अलग हो, क्योंकि बुक वैल्यू तो डिप्रिशिएट होता हुआ आ रहा है, वेंडर का पेमेंट तो एक्चुअल पेमेंट है। तो दोनों तरफ डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वेंडर का ड्यू पेमेंट अलग हो सकता है, असेट का बुक वैल्यू अलग हो सकता है। तो सर फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपका पूरा असेट गया तो असेट शुड बी जीरो, आपका वेंडर खत्म हो गया, वेंडर का लाइबिलिटी खत्म हो गया, वेंडर्स लाइबिलिटी शुड बी जीरो। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है पी&एल में, या तो आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा। या तो असेट की वैल्यू से ज्यादा ड्यू पेमेंट है तो आपका फायदा हो गया, और असेट की वैल्यू से कम ड्यू पेमेंट था तो आपका लॉस हो गया। तो आपको तो सिर्फ असेट उठा के वेंडर को देने का है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट। अब असेट अकाउंट में प्लस या माइनस जो भी बचा वो प्रॉफिट या लॉस उसे पी&एल में ट्रांसफर करना। तो क्या सर वेंडर उस असेट को हमारी बुक वैल्यू पे लेके जाएगा? सर क्या ही फर्क पड़ता है वो किस वैल्यू पे लेके जा रहा है, वो जब असेट लेके जा रहा है तो असेट लेके जा रहा है, खत्म बात। ना तो कोई भी वैल्यू कर ले, मेरी बुक में मैंने असेट 10 लाख दिखा के रखी है, वो बोलता नहीं तो 2 लाख की बची है, तो ठीक है जितने की बची तेरी है भाई, मेरा क्या, हमने हाई परचेस पे लिया ही इतना था, मैंने इसको 100% डेप्रीशिएट करके जीरो बना दिया, चलो मेरी मर्जी, मैंने इस पे डेप्रीशिएशन ही नहीं लगाया, मेरी मर्जी। तुम्हें क्या करना है, रीपर्चेस करना है, उठाओ असेट और रवाना। अभी पेमेंट जीरो, कम की है कम की सही, ज्यादा की है ज्यादा की सही, मुझे मतलब नहीं है, वैल्यू विल बी जीरो, आप लेके जाओ। बट पार्शियल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। पार्शियल रिप्रेजेंटेशन में भी क्या हो रहा है, वो असेट लेके जा रहा है, लेकिन अब पार्ट ऑफ असेट लेके जा रहा है, पूरा असेट नहीं लेके जा रहा है। मतलब आउट ऑफ नंबर ऑफ असेट्स कुछ असेट्स लेके जा रहा है, कुछ छोड़ रहा है। लेकिन आपने तो सारी असेट्स एक साथ दिखाई होगी। If I have 5 trucks purchased on hire purchase system, तो I am showing value of 5 trucks as trucks या vehicle, and I am charging depreciation on all the vehicles. अभी मैंने depreciation चार्ज कर करके असेट की वैल्यू को जो भी बना दिया, वो कहता है इसमें से 3 मेरी, मैं रीपर्चेस कर रहा हूं। अब यहां वैल्यूएशन आएगा, अब यहां वैल्यूएशन आएगा। अब वो जो वैल्यू बुक वैल्यू आपके पास बची है वो कितनी है, असेट की बुक वैल्यू है 5 ट्रक की बुक वैल्यू है, वो 3 रिपर्चेस कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दें,
इंटू 3, लेकिन वो आपका वैल्यूएशन है, वेंडर का नहीं। वेंडर कहता नहीं सर ऐसे थोड़ी, आपने तो 20% WD 20% स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएशन लगा दी। मैं नहीं मानता, मैं तो आपको बोलता हूं 15% WDV डेप्रीशिएशन लगाओ, और वो डेप्रीशिएशन लगा के जो एसेट्स की वैल्यूएशन कम होती है वहां पे वैल्यू करूंगा, और मैं उसी वैल्यू पे एसेट लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ छोड़ भी तो रहा हूं, वहां पे तो जरूरी है ना वैल्यूएशन, क्योंकि आप जो छोड़ रहे हो वो कितनी की छोड़ रहे हो। तो वेंडर आपको वैल्यूएशन देगा, और जो वेंडर वैल्यूएशन देगा उसी पे वैल्यूएशन एक्सेप्ट किया जाएगा, फाइनल है। मतलब पार्शियल रिपोजीशन के केस में वैल्यूएशन वेंडर का ही फाइनल होगा। पहले तो यहां पे बात करें, यहां वैल्यूएशन मैटर करता है? नो, वैल्यूएशन ऑफ असेट is not relevant. Valuation of asset will be decided by vendor, और वही फाइनल है। वेंडर जो वैल्यूएशन डिसाइड करेगा वही फाइनल है। इज इट क्लियर? सिचुएशन क्लियर होगी रिपोजीशन की? व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो वेंडर इज कमिंग एंड टेकिंग अवे द असेट्स, असेट्स लेके जा रहा है फॉर परचेजर, असेट्स इज गोइंग एंड वेंडर्स लायबिलिटी इज रिड्यूसिंग। एट व्हाट प्राइस, एट विद व्हाट अमाउंट, विच which amount that vendor will decide. इन फुल रिपोजीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा दे दो, बट इन पार्शियल रिपोजीशन वेंडर विल डिसाइड कि कितना अमाउंट वो आपके लिए रिपोजेस कर रहा है। डिफरेंस इफ डिफरेंस विल कम दैट विल गो टू P&L। ये तो बात हो गई परचेजर की, एंट्रीज करेंगे अभी हम, पहले सिर्फ लॉजिक समझ लेते हैं। वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, व्हाट इज हैपनिंग? सर इट्स नो, इट इज नॉट असेट फॉर द वेंडर, इट इज गुड्स रिटर्न। वेंडर के लिए ये सेल थी, तो इट इज सॉर्ट ऑफ सेल्स रिटर्न फॉर द वेंडर। लेकिन सर सेल्स रिटर्न बिल्कुल सेल्स रिटर्न की तरह ही होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर हो गया खत्म, गुड्स आ गई वापस, तो जनरल एंट्री बननी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन यहां थोड़ा सा हम ये करते हैं, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ फिजिकल थिंग्स है, मतलब बड़ी इक्विपमेंट्स और असेट्स है, तो आप करोगे क्या इस सेल्स रिटर्न का? क्योंकि सेल्स रिटर्न आज सेल करते ही नहीं हुई है, ये सेल रिटर्न 2-3-4 साल बाद हुआ है, और वो काम में लेने के बाद हुआ है। तो आपके पास जो वापस आ रही है ना गुड्स, वो यूज्ड आ रही है, वो डेप्रिशिएटेड आ रही है, वो सेकंड हैंड आ रही है। तो आप इसको ऑब्वियसली वापस बेचूंगा, मैं तो इसको मैं तो वापस सेल करूंगा। लेकिन क्या आप उसी कंडीशन में सेल कर पाओगे? नहीं सर, इसको थोड़ा चमकाना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यूज्ड है। तो हम उस असेट पे कुछ खर्चा करेंगे, हम उन गुड्स पे कुछ खर्चा करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस करेंगे रिपेयर के नाम पे, और वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और फिर उसे उठा के हम सेल कर देंगे, बस। तो गुड्स कमिंग बैक, नाम दे देंगे सेल्स रिटर्न की जगह गुड्स रीपोजेस्ड। हमने उसको एक अलग नाम दे दिया ताकि उसका अकाउंट अलग हो जाए, वो मेन सेल्स के साथ मर्ज ना हो जाए। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर या HP परचेजर, उसका अकाउंट हो गया खत्म। फिर इस पे एक्सपेंसेस किया, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड। पहले तो हम क्या करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर इस रिपेयर को हम गुड्स रीपोजेस्ड में ऐड कर देंगे, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, ट्रांसफर हो गया। फिर क्या करेंगे सर, इसको सेल कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपोजेस्ड गई। अब जितने में एक्वायर की थी उतने में नहीं बिकी तो लॉस, ज्यादा में बिकी तो प्रॉफिट P&L में। सिनेरियो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर जनरल एंट्री का, कि कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा करना है ना, सिंपल सिंपल लिख लेते हैं।
goods repossessed. Purchaser, what purchaser will do? What purchaser will do? HP vendor debit to assets. ले जा भाई. और वेंडर क्या करेगा? गुड्स repossessed debit to HP purchaser. दे दे भाई. ठीक है. अभी कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ तो P&L डेबिट टू असेट्स, ये तो हो गया प्रॉफिट. और यदि लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री, असेट्स डेबिट टू P&L. और इसका काम तो हो गया खत्म. इसको अभी कुछ नहीं करना है. अब वेंडर क्या करेगा? सर वेंडर उस पे खर्चा करेगा. वो आएगा ना, पहले खर्चा तो करने दो उसको. गुड्स रीपजेस्ड पे खर्चा करने दो, उसे बेचने दो, तब फाइनली लॉस डिसाइड होगा ना. अभी तो कैसे? अभी तो उसने जितना भी डेटर का ड्यू अमाउंट था उसे गुड्स रीपजेस्ड में डाल दिया, उसने उसकी वैल्यू बना दी. अब उस पे जैसे मान लो डेटर का ड्यू अमाउंट 1 लाख रुपए था, तो उसने गुड्स रिपोजिट की वैल्यू कितनी बना दी? 1 लाख. उसने 20,000 और खर्च किए, गुड्स रिपोजिट कितने की हो गई? 1,20,000 की. अब उसे मैं बेचने जा रहा हूं और वो 1 लाख में बिक्री है तो 20,000 का लॉस है. वो ज्यादा में बिक्री है तो मेरा फायदा है. तो वो फायदा लॉस तो गुड्स रिपोजिट बिकने पे डिसाइड होगा ना. ठीक है. तो रिपेयर, रिपेयर, रिपेयर बोल दो या रिकंडीशनिंग बोल दो. ठीक है. तो क्या एंट्री करेंगे? गुड्स repossessed अकाउंट डेबिट टू कैश. गुड्स repossessed अकाउंट डेबिट टू कैश. 2 एंट्री बताया था मैंने, रिपेयर टू कैश और गुड्स repossessed टू रिपेयर. डायरेक्ट एंट्री क्या हो गई? गुड्स repossessed अकाउंट डेबिट टू कैश. गुड्स repossessed की कॉस्ट बढ़ा दी हमने. अब इसको सेल कर दो. सेल ऑफ repossessed गुड्स एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स repossessed. बेच दी सर. गुड्स repossessed सेल कर दिया. अब गुड्स repossessed जो आपने सेल की है उस पे या तो होगा प्रॉफिट या लॉस. P&L अकाउंट डेबिट टू गुड्स repossessed प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में गुड्स repossessed अकाउंट डेबिट टू P&L. चैप्टर खत्म, नहीं मतलब मेथड खत्म. सेल्स मेथड खत्म. सेल्स मेथड खत्म. सर ये सेल्स मेथड अच्छे से समझ लेना बेटा. यदि ये एंट्रीज दिमाग में सेट हो गया तो आपका इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी प्यार से खत्म कर देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ इस मेथड में हम उसी ऑर्डर में चलते हुए आए हैं जब तक जैसे भी आ रहे हैं कि हम हर नए मेथड में क्या नया है उसको ऐड करना है. तो इसमें एक थोड़ा सा एडिशन आएगा, अगला मेथड भी खत्म. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट मेथड इज वेरी इजी. ठीक है. और फिर आता है इंस्टॉलमेंट परचेज. तो इंस्टॉलमेंट परचेज में तो करना ही क्या है, क्यों? रिपोजिशन होता ही नहीं है. तो रिपोजिशन होता ही नहीं तो ये सारी एंट्रीज तो वैसे ही खत्म हो गई. डिफॉल्ट के केस में केस होता है और बैड डेट होता है, तो वो तो हमें कुछ करना ही नहीं. चलिए, तो एंट्रीज क्लियर हैं. क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं और सीधा लेजर बनाएंगे. जनरली यू विल गेट ledger to be prepared. Question number 11. On 1st January, dates are very important. तो dates पे पूरा फोकस रखना है ना. तो डेट चार्ट बना लेना. On 1st January 16, X purchased 5 machines from Y
payment was to be made 20% down and balance in 4 annual installment of 280, 260, 240, 220. क्या क्या दिया है? इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, और इंस्टॉलमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, कैश प्राइस गिवन नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड पता है. When cash price is not available और rate of interest is available, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन पे जाएंगे, 100 by 110, 100 by 110 और निकाल देंगे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट. चलिए, डेप्रिसिएशन अलाउ है 20% ऑन कॉस्ट, SLM स्ट्रेट लाइन में. ऑन एक्स फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17 वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया. Why repossess all the machines, full repossession on 1st January 18 and valued them on the basis of 40% per annum depreciation on WDV. बोले सर हम तो इन्हें 40% की रेट पे वैल्यू करके लेके जाएंगे, आप किसी भी पे लेके जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप फुल रिपोजेशन कर रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ता. आपकी बुक्स में आप इसे 40% पे वैल्यू करके लिख लीजिएगा, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि बचा हुआ पैसा तो मांग नहीं सकते ना आप, तो फिर मतलब ही क्या है. पार्शियल होता तो फर्क पड़ता, क्योंकि फिर उसमें कुछ एसेट छोड़नी भी है. Why after incurring 6,000 on repair sold the machines for 2,60,000 on 30th June 18. रेलेवेंट अकाउंट बनाने, तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट, कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. चलिए, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट. ईयर बाय ईयर कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑन 31 दिसंबर 16. ठीक है, तो 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर देयर? 4. 31 दिसंबर 18 and 31 दिसंबर 19. and 1st January 16 बाद में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो what we have? Opening plus interest is equal to due minus installment is equal to closing. Last closing is nil. Last installment was 2,20,000. Due amount was definitely 2,20,000. So interest will be 220 divided by 110 into 10, 20,000. और इंस्टॉलमेंट आ गया आपका, ओपनिंग आ गया आपका 2 लाख, जिसे नेक्स्ट में रख देते हैं. ठीक है, फिर उससे पहले का इंस्टॉलमेंट 240. 240 का मतलब यहाँ पे रहा होगा 440, तो यहाँ पे आएगा 40 और यहाँ पे आएगा 4 लाख. then 4 lakh, installment 260, due amount 660, 660 divided by 110, 60. मैं ये वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे निकाल रहा हूं, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है कैलकुलेशन का. 6 लाख 280
880, 880 divided by 110, तो 80,000, 8 लाख। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो भी कैलकुलेट होके आ गया हमारे पास। कैश प्राइस सीपी सर 8 लाख रिप्रेजेंट्स 80%, तो 10 लाख, और इसमें डीपी 20%, दैट इज 2 लाख। नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट कैलकुलेशन, काम कैलकुलेशन का खत्म। अब फटाफट लेजर पे चलेंगे। डन, क्लियर, परफेक्टली। चलो लेजर्स पे आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ, हाँ दो दो है तो दोनों की बनेगी भाई, नाम चाहिए, एक्स और वाई है यार। इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन है? एक्स है परचेजर, वाई है सेलर यानी वेंडर। तो परचेजर की बुक में क्या बनेगी? मशीन अकाउंट। बिल्कुल, डेट का कॉलम। और वाई अकाउंट। पहले इसकी बुक पूरी कर लें, साथ में बनाना चाहेंगे। बुक्स ऑफ वाई, वाई की बुक में एक्स का अकाउंट। वाई की बुक में एक्स का अकाउंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेट वाइज, डेट वाइज सबसे पहला डेट आता है आपका 1 जनवरी 16, जिस दिन परचेज किया गया था, जिस दिन पोजीशन ट्रांसफर हुआ था, जिस दिन एग्रीमेंट बना था। डेट्स ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। तो 1 जनवरी 16 को एग्रीमेंट बना था। एग्रीमेंट बनाने पे हमने असेट खरीदा था, हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई। 1 जनवरी 16 टू वाई, कितने अमाउंट से? सर 10 लाख का असेट है, तो वी विल रिकॉर्ड इट विद 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपए कैश प्राइस से। इट दिस एंट्री विल बी विद कैश प्राइस, जितने का असेट है उससे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वाई के अकाउंट में बाय मशीन,
10 लाख, डबल एंट्री, लेजर पोस्टिंग। वाई क्या करेगा? वाई वाई क्या करेगा? वाई करेगा एक्स, वाई क्या करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब हाँ आप चाहे नाम देते चले, इट इज सेल्स और एचपी सेल्स, इट इज एचपी सेल्स, तो मैं यहाँ पे एचपी सेल्स नाम दे दूंगा। ठीक है, अभी क्या होगा सर? इसी दिन डाउन पेमेंट, 2 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट, वाई को पेमेंट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, 1 जनवरी 16 बाय बैंक, 2 लाख। वाई क्या करेगा? एक्स क्या करेगा? उसने पेमेंट किया, पेमेंट किया तो एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वाई अकाउंट में टू बैंक। 1 जनवरी की एंट्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, 31 दिसंबर 16, ये डेट्स हमने मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट डेट्स 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16 को सबसे पहले तो सर 31 दिसंबर 16 को सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर दो, फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो, असेट पे डेप्रीशिएशन लगा दो, और इन सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस कर दो। क्लियर? माइंड में ये क्लियर रखना कि हमें करना क्या क्या है उस दिन। इंटरेस्ट ड्यू, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर टू पी एंड एल, या क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बोलते हैं। सर वाई का बैलेंस बढ़ा देते हैं टू इंटरेस्ट। नहीं जी, क्या कर रहे हो सर? वाई का बैलेंस बढ़ा रहे हो, तो वाई का बैलेंस बढ़ाने के लिए तो क्रेडिट साइड में लिखो। तो अब फिर जनरल एंट्री बार बार बोलनी पड़ेगी सर, शॉर्टकट। बैलेंस बढ़ाना है, क्रेडिटर बढ़ाना है तो क्रेडिट में, पेमेंट करके क्रेडिटर कम करना है तो डेबिट में। तो बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट था? 80,000। इंस्टॉलमेंट पेमेंट टू बैंक, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया? 280। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, ब्रॉट डाउन सर सीडी, कैरेट डाउन। फर्स्ट जनवरी 17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। इज इट क्लियर? और क्या करेगा ये सर? डेप्रीशिएशन लगाएगा असेट पे, बाय डेप्रीशिएशन रेट 20%, स्ट्रेट लाइन मेथड। फाइन, चलो वाई की बुक में वाई इंटरेस्ट ड्यू करेगा, वाई को पेमेंट आएगी, वाई बैलेंस निकालेगा,
और 1 जनवरी 17 को बैलेंस कैरी करेगा। जनवरी 17 पे पहुंच गए हम। अब क्या होगा? अगला क्या सर? अगली डेट है जनवरी 17 के बाद दिसंबर 17। दिसंबर 17, दिसंबर 17 में कुछ हुआ क्या सर? दिसंबर 17 इंस्टॉलमेंट पे करने में फेलियर। लेकिन हम ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू, फिर इंस्टॉलमेंट। लेकिन पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए, फिर बात करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू 31 दिसंबर 17, बाय इंटरेस्ट 60,000। डेप्रीशिएशन चार्ज कर दीजिए, बाय डेप्रीशिएशन 2 लाख। पेमेंट हुआ ना? बैलेंस निकाल दो। सर बैलेंस क्यों निकालेंगे? पेमेंट नहीं किया तो रिपोजेस नहीं करेगा क्या? करेगा सर, अगले दिन कर रहा है, अगले दिन रिपोजेस कर रहा है 1 जनवरी को। तो हमारा अकाउंट्स तो क्लोज होगा, तो हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं, इसलिए बैलेंस निकाल दो। बैलेंस वाई का भी बैलेंस निकालो, वाई का भी बैलेंस निकालो। ठीक है, वाई की बुक में चलिए, वाई की बुक में चलिए। इंटरेस्ट ड्यू, पेमेंट नहीं आया, बाय बैलेंस। ठीक है यहां तक। अभी क्या होगा सर? रीपोजीशन। लेकिन रीपोजीशन के अंदर यहाँ पे बोल दिया गया है कि सर हम ऐसे रीपोजेस नहीं करेंगे, हम आपकी वैल्यू पे रीपोजेस नहीं करेंगे, हम तो अपना वैल्यूएशन करेंगे। सर वो आपका हेडेक है, आप किसी का वैल्यूएशन करो। मेरे लिए तो वाई बोलता है, एक्स बोलता है मेरे लिए तो मेरी गुड्स, मेरी असेट गई, मेरे लिए तो मेरी असेट गई, और आपका बैलेंस बाय बाय। मतलब सर वाई का बैलेंस कितना था? 660। इस पूरे बैलेंस को उठा के मशीन में डाल दो, टू असेट्स मशीन। फर्स्ट जनवरी 18, इस पूरे बैलेंस को उठा के मशीन में डाल दो, पूरा बैलेंस 6,60,000, और बाय बाय कर दो इसके अकाउंट को। ले भैया मशीन ले ले और अकाउंट क्लोज कर। ठीक है, इस पूरे बैलेंस को मशीन में डाल दो, अकाउंट क्लोज करो। मशीन में आओ, मशीन में क्या होगा? जनवरी 18 बाय वाई 660, जनवरी 18 बाय वाई 660, ट्रांसफर एंट्री। और यहां प्रॉफिट लॉस, जो डिफरेंस है पी एंड एल में, टू पी एंड एल
60,000। हमारा तो काम खत्म। अब जो भी है वो एक्स निपटेगा अपने घर में, वाई निपटेगा अपने घर में जाके। हो गया यहाँ पे? क्लियर है? सिंपल। चलिए वाई के घर में आते हैं। वाई के यहाँ एक्स का बैलेंस चल रहा है। सर इसके पास असेट आएगी, बाय गुड्स रीपजेस्ड। इसके पास असेट आएगी, ये लिखेगा बाय गुड्स रीपजेस्ड। और जो भी बैलेंस होगा वो इसका पी एंड एल में जाएगा। लेकिन 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 ये अपना वैल्यूएशन करेगा, तो इसका वैल्यूएशन बनाओ। बिल्कुल, गुड्स रीपजेस के अकाउंट के लिए जगह छोड़ देना। और एक वर्किंग नोट। क्या बोला था वाई ने कि सर हम अलाउ करते हैं 40% डिप्रीशिएशन WDV से। तो 1 जनवरी 16 असेट की वैल्यू थी 10 लाख। 31 दिसंबर 16 डिप्रीशिएट करेंगे 40%, 4 लाख। बचेगा 660। दिसंबर 17 को फिर डिप्रीशिएट करेंगे 40%, बचेगा 3,60,000। ये है वाई का वैल्यूएशन। क्लियर है? ये है वाई का वैल्यूएशन 3,60,000। वाई विल टेक ओवर दिस असेट एट द वैल्यूएशन ऑफ 3,60,000। वाई विल टेक ओवर दिस असेट एट द वैल्यूएशन ऑफ 3,60,000। कैलकुलेशन क्लियर? WDV 40% है ये, तो गुड्स रिपोजेस्ड हुआ है 360 में, यानी 3 लाख रुपीस का हो गया हमें लॉस। ठीक है, आ जाइए गुड्स रिपोजेस में। 2x 360 की गुड्स आई। अब हमने इस पे रिपेयरिंग किया, रिकंडीशनिंग किया। कितना रिपेयरिंग किया? सर हमने रिपेयरिंग किया 60,000 रुपीस का, 6,000 रुपीस का। तो 2 बैंक 2 कैश 6,000 रुपए की रिपेयरिंग। और फिर हमने इसे बेच दिया 2,66,000 में बाय बैंक। और यहां पे भी हमें लॉस हो गया 1 लाख का बाय पी एंड एल। गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट कंप्लीट। बताइए। बहुत इजी है, एक्चुअली बहुत इजी है। मशीन अकाउंट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो बचपन से बनाते आ रहे हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करते हुए। लास्ट में हम ये मशीन दे देंगे पजेशन के लिए। वाई अकाउंट क्रेडिटर है सर हमारा, क्रेडिट बैलेंस चलता है उसका। कैश प्राइस से क्रेडिट करो, इंटरेस्ट क्रेडिट करो, इंस्टॉलमेंट डेबिट करो। इंटरेस्ट क्रेडिट करो, इंस्टॉलमेंट डेबिट करो। लास्ट में रीपजेस हो जाता है तो असेट उठा के डेबिट करो। वाई की बुक में एक्स का अकाउंट डेटर अकाउंट है, डेबिट बैलेंस चलेगा हमेशा। असेट्स के वैल्यू से डेबिट करो, पेमेंट आए क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, पेमेंट आए क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, पेमेंट आए क्रेडिट, और पेमेंट की जगह असेट आए तो असेट क्रेडिट। बट असेट क्रेडिट होगी रीपजेस्ड वैल्यूएशन पे। रीपजेस में असेट वैल्यूएशन आया, रिपेयरिंग किया, बेच दिया, खत्म। तो ये है सेल्स मेथड ऑफ हायर परचेज सिस्टम।
चलिए तो कुछ घर के काम की बात कर ली जाए। क्वेश्चन नंबर 12। On 1st January 18, Ashok acquired furniture on hire purchase system from Real Aids, agreeing to pay 4 semi-annual installment of 800 each, commencing on 30th June. The cash price of the furniture 3010, cash price given है, installment 800 रुपए का given है, और इंटरेस्ट रेट भी हाफ ईयरली रेस्ट वॉज चार्जेबल, पर एनम रेट है, चार्जेबल हाफ ईयरली है, तो हमारे लिए तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगी, और इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, हाफ ईयरली कैलकुलेशन होगी, डेट डाल दीजिएगा हाफ ईयरली, और इस इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेशन समझ चुके हैं। और जब आप वो वर्किंग नोट बनाते हैं ना इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, तो उसमें डेट्स आई जाती हैं, और जैसे वो डेट्स आएंगी उसी तरह उनकी जर्नल एंट्रीज। On 30th September 18, Ashok expresses his inability to continue and Real Aids seized the property. It was agreed that Ashok would pay the due proportion of the installment up to the date of seizure and also a further sum of 200 towards depreciation. At the time of repossession, Real Aids valued the furniture at 1500, and the company, after incurring 200 towards repair of the furniture, sold the entire item 1800 on 15th अक्टूबर। कब डिफॉल्ट किया उसने सर? सर उसने डिफॉल्ट किया है 30th सितंबर को, और 30th सितंबर को डिफॉल्ट किया तो हमने बोला कि सर इंस्टॉलमेंट अप टू द डेट ऑफ सीजर, जिस दिन हम असेट सीज कर रहे हैं वहां तक की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो ठीक है वो तो पे कर रहा है, और 200 रुपए फर्दर आपको पे करना है, ऑल्सो अ फर्दर सम ऑफ ₹200 टुवर्ड्स डिप्रीशिएशन, 200 रुपए आप और दे दीजिए डिप्रीशिएशन का, हमें फिर हम आपकी असेट ले जाते हैं, ठीक है, सिंपल है, पेमेंट करना है 200 रुपीज एक्स्ट्रा, वहां तक की इंस्टॉलमेंट। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे ट्राई। डिप्रीशिएशन का रेट दे रखा है 10% पर एनम, ठीक है, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप 30 सितंबर को पे करेंगे दैट विल बी ऑफ पर इंस्टॉलमेंट कितना है, 400 रुपए, 800 तो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच, हाँ सॉरी 800 रुपए का है सेमी एनुअली, तो 800 रुपए का हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। स्टार्ट कब से हो रहा है? पहला इंस्टॉलमेंट 30 जून 18, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 18, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 जून 19, नहीं जी 30 जून 18 के बाद अगली इंस्टॉलमेंट 30 दिसंबर 18 की भी नहीं की उसने पे, उससे पहले ही उसने डिफॉल्ट कर दिया। कब? अब सितंबर को वो कह रहा है यहां तक का पेमेंट करो, तो मतलब 3 मंथ का पेमेंट करो, 3 मंथ का पेमेंट करने का मतलब हाफ इंस्टॉलमेंट 400 रुपए और 200 रुपए एक्स्ट्रा 600 रुपए का पेमेंट आएगा। ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। 30 सितंबर को अशोक हैज टू पे 600 रुपीज, और इंटरेस्ट भी वहीं तक का लगेगा, 30 सितंबर का 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। चलिए तो यू हैव टू ट्राई दिस एंड द 13 5 मशीन्स 20% वैल्यूएशन दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, डेप्रीशिएशन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, पार्शियल पोजीशन है। He leaves 2 machines with the X, adjusting the value of other 3 machines against the due amount, the machine being valued at 40% less WDV method, और बाकी सब कुछ सेम है। तो तीन मशीन की वैल्यू निकाल के असेट में से 3 मशीन की वैल्यू Y को दे देनी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पूरी असेट Y को दे दी थी, अभी जो पूरी असेट है उसमें से 3 मशीन की वैल्यू निकाल के Y को देनी है। कितनी? जो X बताएगा उतनी। आपके हिसाब से जो बैलेंस शीट में मशीन है उसका डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना है, जो X 3 मशीन का वैल्यूएशन बताएगा उतना अमाउंट आप अपने मशीन अकाउंट से निकाल के Y को देंगे। ट्राई करना है, कोशिश करने में तो क्या ही जाता है,
फिर हम कल कंटिन्यू कर ही रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही। मैं 12 भी करवाऊंगा, लेकिन आप एक ट्राई करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। मिलते हैं कल, बाय, सी यू।